एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपन आज फिर से द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले। तो आज के हमारे सिनेरियो में हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है राधा कृष्णन की उपराष्ट्रपति जीत विवादास्पद, हड़प्पा लिपि का रहस्य क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, और फ्रांस सरकार का पतन, इसके बारे में भी हम आज अच्छे से बात करने वाले हैं। तो राधा कृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने हैं, अपन को पता है। अवैध वोटों और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच विपक्ष को अपनी ही सीटों की संख्या कम मिली। मतलब इसमें जो जगदीप धनखड़ हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनकी जगह इन्होंने इलेक्ट होके, यानी कि जो इनका चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने अधिक बहुमतों से, यानी कि विपक्ष से ज़्यादा सीटें प्राप्त करके और अपने जो है निर्वाचन को इन्होंने सफल बनाया है। तो ये एक विवादास्पद मुद्दा माना गया है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार यानी कि 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल जो कि सीपी राधाकृष्णन है, उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जो कि जज बी सुदर्शन रेड्डी है, उनको 300 वोट प्राप्त हुए। कुल 781 निर्वाचकों में से 767 ने मतदान किया, जिसमें 15 अवैध वोट थे और 14 अनुपस्थित रहे। ये जीत 152 वोटों के अंतर से आई है, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम अंतरों में से एक है। तो इस वजह से ये विवाद का मुद्दा हमें यहाँ पे देखने को मिला है। चुनाव का संक्षिप्त विवरण देखें तो उम्मीदवार एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन थे, जो कि तमिलनाडु से भाजपा के नेता और वर्तमान में ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। उसी के बाद विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से बी सुदर्शन रेड्डी थे, जो कि जज हैं। मतदान प्रक्रिया, अब मतदान प्रक्रिया क्या थी? तो उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके अगर मतदान होते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव सदस्य के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सदस्यों द्वारा गुप्त मतपत्र से किया जाता है। प्रथम वरीयता के आधार पर गणना हुई। परिणाम घोषणा बुधवार सुबह राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने परिणाम घोषित किया था। उसी के बाद जो हमारे सीपी राधाकृष्णन कौन है इसके बारे में हमें जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये अब हमारे वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति है वो है। तो इनकी पृष्ठभूमि यानी कि 1957 में तमिलनाडु के पलक्कड़ केरल में जन्मे राधाकृष्णन भाजपा के वरिष्ठ नेता है। राजनीतिक करियर इनका 2014 और 19 में लोकसभा सदस्य रहे हैं और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। और इनकी अगर दूसरी अदर सेक्टर में भूमिका देखें तो वह शिक्षाविद है और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। तमिलनाडु से इस पद पर पहले वेंकटरामन राष्ट्रपति रहे और कृष्णकांत पहुंचे थे। उसी के बाद हमारी दूसरी खबर की बात करें तो इतिहास से जुड़ी खबर है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो उसको जो है हमें लेके बहुत सारे विवाद है, वो अभी तक भी है। तो हड़प्पा भाषा क्या थी? संस्कृति मंत्रालय लिपि पर बैठक आयोजित करेगा। मतलब जो हमें हड़प्पा संस्कृति से मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, यानी कि जो अभिलेख वगैरह वो सब कुछ मिलता है हमें, पांडुलिपियाँ, तो उन पर जो लिपि लिखी गई है उसे वर्तमान में अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है, तो उसी को लेके ये चर्चा में आया है। तो चर्चा में क्यों है? तो भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में हड़प्पा लिपि यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट्स के डिकोडिंग पर एक विशेष बैठक आयोजित करने की घोषणा की है। ये बैठक विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों, भाषाविदों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित करेगी ताकि लिपि के रहस्य को सुलझाने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा सके।
ये पहल इंडस सभ्यता के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की उजागर करने के लिए उद्देश्य से है, क्योंकि अगर क्या पता अपन जो चीज़ें मानते हैं, तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें स्वास्तिक मिला, तो स्वास्तिक को हम अभी हिंदू धर्म के लोग यूज़ करते हैं, जबकि वेदों पुराणों में स्वास्तिक का कोई उसमें जो बखान नहीं किया गया। उसी तरह अगर इसकी लिपि पढ़ने में आ गई तो क्या पता हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो चेंज हो जाए या इनमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाए, तो इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। बैठक के बारे में मुख्य बिंदु क्या है, तो इसका उद्देश्य लिपि डिकोडिंग के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें AI, कंप्यूटेशनल और लिंग्विस्टिक्स और पुरातात्विक डेटा का उपयोग शामिल है। उसी के साथ पिछले वर्षों में IIT कानपुर और अन्य संस्थानों द्वारा लिपि पर शोध हुए हैं। हड़प्पा भाषा क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता लगभग हम जानते हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, प्राचीन भारत की एक प्रमुख कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की भाषा के बारे में अभी तक कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी जो लिपि थी इंडस स्क्रिप्ट वो अभी तक डिकोडिंग नहीं हो पाई है। ये लिपि चित्रलिपि यानी कि पिक्टोग्राफिक प्रकार की मानी जाती है, जिसमें लगभग 400 से 600 प्रतीक हैं, लेकिन ये किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते। मतलब अभी तक जो दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में ये मेल नहीं खाती। अगर हम बात करें हमारी हिंदी, ब्राह्मी, ये सब लिपियाँ मिली जुली रखती है कि अपभ्रंश होके बन गई, तो उसी तरह इसके कोई एविडेंस अभी तक हमें इतनी भाषाओं में नहीं मिले। अब इसके संभावित सिद्धांत, तो द्रविड़ भाषा परिवार का कहना है कि कई विद्वान जैसे कि आस्को पारपोला और इरावथम महादेवन मानते हैं कि हड़प्पा भाषा द्रविड़ परिवार जैसे तमिल की पूर्वज से संबंधित हो सकती है। दक्षिण भाषा में द्रविड़ भाषाओं का विस्तार और पुरातात्विक साक्ष्य उसकी ओर इशारा करते हैं, मतलब इस बात की ओर ये चीज़ें इशारा करती है। आर्यन या इंडो यूरोपीय, इनका कहना है कि कुछ सिद्धांतों में इसे प्रोटो इंडो यूरोपीय या वैदिक संस्कृत से जोड़ा जाता है, लेकिन ये विवादास्पद है क्योंकि आर्यन प्रवासवाद का माना जाता है। आर्यन लोग क्योंकि जो है ईरान से आए हुए लोग थे, तो इसके लिए इसको भी थोड़ा विवादास्पद है ये। अन्य संभावनाएं जो कि कुछ शोधकर्ता इसे मलेच्छ भाषा यानी कि अज्ञात या आस्ट्रो एशियाटिक से जोड़ते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण यानी कि ठोस जो सॉलिड एविडेंस है वो अभी तक मिले नहीं है। अब हमारी जो थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के सिनेरियो की, तो वो होने वाली है फ्रांस की सरकार क्यों गिरी, आगे क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चर्चा में क्यों, जैसा कि आप जानते हैं 8 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सभा जो नेशनल असेंबली है उसमें प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू उन्होंने नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार ने विश्वास मत को खो दिया। वोटिंग में 364 सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट किया, जबकि केवल 194 ने समर्थन दिया। ये पतन फ्रांस की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है, जो 2024 के स्नैप चुनावों से शुरू हुई थी। बजट विवाद और कर्ज का संकट यहाँ हमें देखने को मिला है। तो जो बेरू सरकार है उन्होंने 2026 के लिए 44 अरब लगभग जो 4000 करोड़ के कटौती वाला कठोर बजट प्रस्तावित किया था, जिसमें कल्याणकारी खर्चों को फ्रीज करना, टैक्स ब्रैकेट्स को स्थिर रखना और 2 सार्वजनिक छुट्टियों को समाप्त करना शामिल था। इसका उद्देश्य फ्रांस के बढ़ते सार्वजनिक कर्ज को नियंत्रित करना था, जो 2025 की पहली तिमाही में 3.346 ट्रिलियन जीडीपी का मतलब कुल जीडीपी का 144% पहुंच गया था। ये कर्ज यूरोजोन में सबसे ऊंचा है और निवेशक चिंतित हैं क्योंकि ब्रांड यील्ड बढ़ रही है,
लेकिन विपक्ष जो कि वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट पंथी नेशनल रैली ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। उसी के साथ राजनीतिक विभाजन 2024 के जून चुनावों के बाद फ्रांस की संसद में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो सेंट्रिस्ट गठबंधन यानी कि जो इंसेम्बल है उसके पास अल्पमत है, जबकि नेशनल रैली यानी कि मरीन ले पेन की पार्टी 138 सीटों और वामपंथी गठबंधन मजबूत है। बेरू ने आर्टिकल 49.1 के तहत विश्वास मत बुलाया था ताकि संसद को मजबूत किया जा सके, लेकिन वाम और दक्षिणपंथ दोनों ने मिलकर सरकार गिरा दी। ये दूसरी बार है जब मैक्रों की सरकार बजट विवाद में गिरी। पिछली सरकार जो मिशेल बर्नियर की थी वो दिसंबर 2024 में इसी कारण गिरी थी। मैक्रों की नीतियां और लोकप्रियता, तो मैक्रों का 2024 का चुनाव भंग करने का फैसला उल्टा पड़ा, जिससे राजनीतिक गतिरोध बढ़ा। उनकी लोकप्रियता केवल 15% है और विपक्ष उन्हें लोकतंत्र का अपहरणकर्ता कह रहा है। आर्थिक चुनौतियां जैसे कि मंदी, उच्च बेरोजगारी और यूरोपीय संघ के 3% घाटे के नियमों का दबाव भी जिम्मेदार यहाँ देखा गया है। आगे क्या होगा, तो फ्रांस अभी भी 5वीं गणराज्य के तहत संवैधानिक रूप से स्थिर है, लेकिन राजनीतिक अराजकता जारी रह सकती है। मैक्रों का कार्यकाल 2027 तक है। नया प्रधानमंत्री, तो मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु, जिनकी उम्र 39 ईयर ओल्ड है, को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वे मैक्रों के वफादार हैं और सेंट्रिस्ट नीतियां जारी रखेंगे, लेकिन संसद में बहुमत न होने से कई सरकार भी अल्पमत की होगी। लेकोर्नु को सभी दलों से बातचीत करने को कहा गया है ताकि बजट पर समझौता हो सके। जो केयरटेक सरकार है उसकी बात करें तो बेरू की सरकार इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन मैक्रों के निर्देश पर वे कुछ दिनों तक कार्यवाहक जो केयरटेकर के रूप में कार्य करेगी ताकि राज्य की निरंतरता बनी रहे। नया कैबिनेट जल्द बनेगा। संभावित परिणाम जो कि बजट का संकट हमें देखने को मिल रहा है। 2026 का बजट अब अवरुद्ध है यानी कि रुका हुआ है। अगर संसद से ये पास नहीं होता तो 2025 का बजट ही बढ़ाया जा सकता है, जिससे घाटा बढ़ेगा। और घाटे की अगर हम बात करें तो ये 6% जीडीपी पर असर डालने वाला है। अब प्रदर्शन और हड़तालों इनकी बात करें तो विपक्ष ने 10 सितंबर को ब्लॉक एवरीथिंग, सब कुछ रोक दो, इसके तहत राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन बुलाए हैं। ट्रैक यूनियंस 18 सितंबर को हड़ताल करेंगे। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच, बाय।